हाँ तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे oogenesis। और ये oogenesis है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का टॉपिक है। जिस प्रकार अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, उसी प्रकार आज हम अपन oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन चाहे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ईयर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हो, 101% पूछा जाता है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। तो आज अपन बात करेंगे oogenesis के बारे में। जिस प्रकार अपन ने देखा था कि नर में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, इसी प्रकार आज अपन देखेंगे oogenesis किसे कहते हैं और oogenesis की क्रिया मादा के जनन अंगों में किस प्रकार से संपन्न होती है। तो सबसे पहले अपन oogenesis की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि मादा में प्राथमिक अंडजनन कोशिका से अंडाणु का निर्माण oogenesis कहलाता है। यानी मादा में अंडों का निर्माण oogenesis कहलाता है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया वर्षण की सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स में हो रही थी, तो इस प्रकार oogenesis की क्रिया अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा होती है। यानी अंडाशय का निर्माण कहाँ होता है? मादा जनन अंगों में होता है। और इस अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा में अंड जनन की क्रिया संपन्न होती है अंडाशय में, और अंडाशय की गहराई से पूछे तो अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक। नर में क्या है कि शुक्राणु की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, और जब नर पशु प्यूबर्टी में आ जाता है, उससे लेके नर पशु की मृत्यु तक उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन मादा पशु में अंडाणु की संख्या निश्चित होती है, और उनका निर्धारण है जो मादा पशु के जन्म के समय ही हो जाता है। और मादा में अंडे निर्माण की प्रक्रिया है जो प्यूबर्टी की उम्र से मेनोपॉज अवस्था तक होती है। यानी जब मादा पशु प्यूबर्टी में आ जाती है, तब अंडे का निर्माण होना शुरू होता है, और 50-55 साल की एज तक, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, अंडाणु का निर्माण होता है। तो मादा में अंड जनन की क्रिया प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक होती है। अब अपन देखते हैं कि मादा में oogenesis या अंड जनन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। इसमें भी 3 अवस्थाएं होती है। पहली है गुणन अवस्था, दूसरी है वर्धी अवस्था, और तीसरी है परिपक्वन अवस्था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई भी एक oogonia है, उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होंगे तो उस oogonia की संख्या बढ़ जाएगी। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8 oogonia बन जाएगी। उसमें से एक oogonia है जो मादा पशु की कोशिकाओं से या मादा पशु के जनन अंगों से पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, और उस कोशिका का नाम है आपके प्राइमरी oocyte। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि oogonia में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो प्रथम द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसमें वृद्धि होती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्राइमरी oocyte। दूसरा क्वेश्चन, प्राइमरी oocyte किस प्रकार की कोशिका है? तो प्राइमरी oocyte एक द्विगुणित कोशिका है जिसका निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है। इस प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस फर्स्ट, जिसको अपन न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन अपन क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इस विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या है जो आधी हो जाती है, इसलिए इस विभाजन को अपन न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। इसमें से एक कोशिका का आकार बड़ा होता है और दूसरी कोशिका का आकार छोटा होता है। जिस कोशिका का आकार छोटा होता है उसको बोलते हैं अपन फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय काय, और जिस कोशिका का आकार बड़ा होता है
जिसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है, उस कोशिका को अपन कहेंगे सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि प्राइमरी oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कौन सी कोशिका बनती है? वो बनती है आपके सेकेंडरी oocyte। एक तो बनती है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय। उसमें से फिर वापस क्वेश्चन बनेगा कि सेकेंडरी oocyte अगुणित होती है या द्विगुणित होती है? तो सेकेंडरी oocyte है जो अगुणित कोशिका होती है। इस सेकेंडरी oocyte में पुनः द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा और उस द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पुनः दो कोशिकाएं सेकेंडरी oocyte से बनेगी और दो कोशिकाएं फर्स्ट पोलर बॉडी से बनेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी से जो दो कोशिकाएं बनती है वो क्या बनेगी? पोलर बॉडी ही बनेगी, ध्रुवीय काय बनेगी। लेकिन सेकेंडरी oocyte है उससे एक ध्रुवीय काय बनेगी और एक अंडाणु का निर्माण होगा। तो इस प्रकार एक प्राइमरी oocyte से 3 पोलर बॉडी और एक अंडाणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि मादा पशु में oogenesis की क्रिया को समझाइए। तो आपको ये इतना सा थ्योरी लिखनी है और ये फ्लो चार्ट बनाना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके आएगा तो, या टिप्पणी में पूछेगा तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको 1 साइड का 1 पेज ही मिलता है और उसमें आपको इतना ही लिखना है, इससे आगे कुछ भी नहीं लिखना है। कि मादा में अंडजनन की क्रिया है जो अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम में संपन्न होती है। मादा में अंडाणु का निर्माण प्यूबर्टी की उम्र से मेनोपॉज अवस्था तक होता है। अंडाणु का निर्माण oogonia द्वारा होता है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ओवम या एक अंडाणु का निर्माण होता है। अब 2-3 पॉइंट और बच रहे, इसके बारे में वो और देख लेते हैं अपन कि एक प्राथमिक डिंबाणुजन कोशिका यानी प्राइमरी oocyte सेल से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, RS लेवल का क्वेश्चन है कि एक प्राइमरी oocyte से कितने अंडाणु का निर्माण होता है? तो एक प्राइमरी oocyte से एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन मादा पशु में ओवुलेशन से पहले डिंब ग्रंथियों में ही हो जाता है। यहाँ पे अपन ने देखा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसके फलस्वरूप एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte कोशिका का निर्माण हुआ। तो ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है जो मादा पशु में अंडोत्सर्ग से पहले डिंब ग्रंथियों में हो जाता है। लेकिन द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन निषेचन के समय होता है। अगर मादा पशु में निषेचन होगा तो ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। अगर मादा पशु में निषेचन नहीं होगा तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो इस दौरान अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मादा में ओवुलेशन के समय कितनी ध्रुवीय काय मौजूद होती है? तो मादा में अंडोत्सर्ग के समय एक ही ध्रुवीय काय उपस्थित होती है। लेकिन जब निषेचन होता है तो ध्रुवीय काय की संख्या कितनी होती है? 3 और एक अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें अपन तो गाय, भैंस, भेड़ और सुअर के अंडे में ओवुलेशन के समय एक पोलर बॉडी मौजूद होता है जिसका निर्माण प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। और संपूर्ण oogenesis की क्रिया में 3 पोलर बॉडी और एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो यह आपके जो oogenesis का चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का चैप्टर वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। ये दोनों ही टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।